काम मंदिर मस्जिद नहीं है। सरकार का काम शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा है। सरकारों को इस पर काम करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया, सरकार के सामने लड़ेगा, जो आतताइयों के सामने लड़ेगा वो बदनाम किया जाएगा। और बदनाम करने वालों में जो सबसे पहली लिस्ट होगी इस देश के बहुजन लीडरों की होगी। देश की जनता असल मुद्दों पर वोट करेगी इस बार, और वो लंबे समय से 10 साल से इनको देखते देखते थक चुकी है, और वो देख रही है कि ये किस तरह से सिर्फ फालतू के मुद्दों पर भटकाए हुए हैं, और उसे असली मुद्दे चाहिए, जैसे महंगाई कम करना, और शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। जैसे रोजगार के मुद्दे पर इस बार जनता वोट करेगी और इन्हें करारा शर्मा है या फिर शुभेंदु अधिकारी हैं, इनके ऊपर भी चिट फंड घोटाले और तमाम तरह के घोटालों का आरोप लगा था। तो ये वॉशिंग मशीन की तरह जो पार्टी काम करती है कि जो भी पहले ये दूसरों पे आरोप लगाती है और दबाव बनाती है किसी तरीके से आप हमारे दल में शामिल हो जाइए, और जब दल में शामिल हो जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा उनका चरित्र हो जाता है। तो इस तरीके का इनका काम है। तो ये जनता ये देख रही है और 24 के चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। अगर मोदी को रोकना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर समाजवादी पार्टी और आरजेडी को बहुत इंडिया अलायंस को अच्छा करना है। बिहार की राजनीति को अगर आप देखते हैं तो नीतीश कुमार के साथ जब हमारी सरकार थी तो हमने उन पे दबाव बना के किसी तरीके से जातीय जनगणना कराई, या नौकरी का जो सवाल था नीतीश कुमार कहते थे कि हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन आप देखिए कि 5 लाख लोगों को नौकरियां, सरकारी नौकरी आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। तो जो भी बहुजन लीडर हैं उनके ऊपर आप खासकर हम देखे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्हें भारत का नेल्सन मंडेला कहा जाता है, जिन्होंने उपेक्षित और उत्पीड़ित लोगों की ऐसी आवाज़ बनकर भारत में उभरे कि एक मिसाल हैं। कह सकते हैं कि हम सब जानते हैं, अगर किसी लीडर की बात की जाए तो लालू जी की बात इसलिए की जाती है कि उन्होंने 90 के बाद से आप देखेंगे उन्होंने कभी भी किसी भी सरकार से समझौता नहीं किया, जैसे नेल्सन मंडेला ने नहीं किया था। इसीलिए मैं उनको बार बार बोलता हूं कि लालू जी भारत के नेल्सन मंडेला हैं। नमस्कार, मैं जून में से मेरे साथ छात्र अध्यक्ष आरजेडी का है, हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या सारी विपक्षी पार्टी का जो नेता है क्या जेल के अंदर होंगे, चाहे वो झारखंड का नेता हो वो जेल के अंदर चले गए हैं। यहाँ नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार दल बदल लिया है, और जो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर ईडी का तलवार लटके हुए है। तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, लोगों की राय क्या है, मन में क्या कुछ चल रहा है, ये सब देख के हम सर से पहले शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक समीर है और मैं यहाँ पे छात्र राजद जेएनयू का अध्यक्ष हूँ। जी, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव से पहले सारे जो विपक्षी दल का नेता है जेल के अंदर होने वाले हैं? हाँ, जिस तरीके से ये बीजेपी वाले ईडी और सीबीआई को यूज़ करके जो जितने भी जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर और या हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों या तेजस्वी यादव हों, जिस तरीके से ये लोग ईडी और सीबीआई का जो डर दिखा रहे हैं उसको देख के तो यही लगता है कि इनकी जो मंशा है वो यही है कि जितने भी हमारे जो विपक्षी नेता हैं उनके ऊपर ये इस तरीके से दबाव बना रहे हैं ताकि वो अपने लोगों तक इस तरीके से अपनी बात नहीं पहुंचा सके कि जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरीके से फासिज्म जो इस देश में बढ़ रहा है उसको लेके एक बढ़िया सा एक अलायंस बन सके। जिस हिसाब से अभी चल रहा है, हेमंत सोरेन को आपने देखा है वहाँ से अंदर हो गए हैं। अगर मेयर चुनाव की बात करें तो आपने देखा पंजाब में क्या कुछ हुआ है। ये सब देख के आम जनता क्या सोचते हैं कि जो मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई, ये सारे मुद्दा कहीं ना कहीं खो गए हैं अंदर, या ईडी सीबीआई के उसमें दाएं बाएं घूमते रहेंगे? ये इनका जो मेन जो तरीका होता है ना कि किसी तरीके से मुद्दों को भटकाने की कोशिश, जैसे अभी राहुल गांधी जो है इंडिया अलायंस को जो लीड करने वाली जो पार्टी है कांग्रेस, वो न्याय यात्रा लेकिन पूरे देश में निकल रखे हैं, और बाकी सारे दल भी अच्छा काम कर रहे थे। जैसे हमारी सरकार जो थी बिहार में 5 लाख से ज़्यादा रोजगार, सरकारी नौकरियां दे चुकी है। तो उन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये इस तरीके से ईडी और सीबीआई का जो यूज़ करती है, और ये चाहते हैं कि जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा लाया था, तो इस तरह के मुद्दे लाकर वो जो मेन जो जनता के जो मुद्दे हैं, पढ़ाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, और इस तरीके के मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके का ये छल प्रपंच करते हैं। बट जनता जो है वो समझदार है और जनता समझेगी, और अभी जब चुनाव होगा तो वहाँ पे इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, और वोट के थ्रू ही इनका मतलब एक तरीके से इनका जो कद है इसको छोटा करेगी। नीतीश कुमार जिस तरीके से दल बदल लिया है, पलटू राम है, कहते हैं पलट गए हैं, आपको क्या लग रहा है बिहार से ही आप है, बिहार की राजनीति में क्या कुछ प्रभाव पड़ेंगे लोकसभा चुनाव में? बिहार की राजनीति को अगर आप देखते हैं तो नीतीश कुमार के साथ जब हमारी सरकार थी तो हमने उन पे दबाव बना के
किसी तरीके से जातीय जनगणना कराई, या नौकरी का जो सवाल था, नीतीश कुमार कहते थे कि हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन आप देखिए कि 5 लाख लोगों को नौकरियां, सरकारी नौकरी मिली है। हमारे घर से भी 2 लोग, मेरी बहन को नौकरी मिली है। अच्छा। तो इस तरीके से जनता के बीच में काफ़ी मतलब ये सरकार अच्छा कर रही थी, उनके बारे में काफ़ी अच्छा लोग बोल भी रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार पे इन्होंने दबाव बना के किसी तरीके से इन्होंने मतलब पलटी मरवाई, और नीतीश कुमार का अगर आप राजनीतिक भविष्य देखते हैं तो वो धीरे धीरे और कमज़ोर हो रहे हैं। और बीजेपी ने तो उनकी पार्टी को पहले भी ख़त्म करने की कोशिश की थी। नहीं, ये आज से नहीं कर रहे। ये जो जिस तरीके से हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन पे, या तेजस्वी यादव हैं उन पे, ये इस तरीके का जो मनमाना जो आरोप लगाते हैं, उनके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो पिछले 5-6 सालों से इस तरह के ईडी और सीबीआई के हवाले से उनको परेशान करने की कोशिश हो रही है। और जहाँ तक एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर रही हैं, तो उन पे भी, हेमंत सोरेन की भी बात कर रही हैं, तो उनसे पहले आप देखेंगे कि जो इनके मतलब पार्टी में आ गए हैं, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा है या फिर शुभेंदु अधिकारी हैं, इनके ऊपर भी चिट फंड घोटाले और तमाम तरह के घोटालों का आरोप लगा था। तो ये वॉशिंग मशीन की तरह जो पार्टी काम करती है कि जो भी पहले ये दूसरों पे आरोप लगाती है और दबाव बनाती है किसी तरीके से, आप हमारे दल में शामिल हो जाइए, और जब दल में शामिल हो जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा उनका चरित्र हो जाता है। तो इस तरीके का इनका काम है। तो ये जनता ये देख रही है और 24 के चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। क्या लग रहा है सर ये सब देख के? आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर पॉलिटिक्स का बहुत कुछ ज्ञान रखते हैं, क्या लग रहा है चुनाव होने से पहले सब अंदर होने वाले हैं क्या? बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं कि एक शेर है ना राहत इंदौरी का, कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। अच्छा। तो जो भी बहुजन लीडर हैं उनके ऊपर आप खासकर हम देखे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्हें भारत का नेल्सन मंडेला कहा जाता है, जिन्होंने उपेक्षित और उत्पीड़ित लोगों की ऐसी आवाज़ बनकर भारत में उभरे कि एक मिसाल हैं। कह सकते हैं कि हम सब जानते हैं, अगर किसी लीडर की बात की जाए तो लालू जी की बात इसलिए की जाती है कि उन्होंने 90 के बाद से आप देखेंगे उन्होंने कभी भी किसी भी सरकार से समझौता नहीं किया, जैसे नेल्सन मंडेला ने नहीं किया था। इसलिए मैं उनको बार बार बोलता हूं कि लालू जी भारत के नेल्सन मंडेला हैं। और हम सब जानते हैं कि जो भी हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है, अगर हेमंत सोरेन अगर भाजपा के साथ समझौता कर लेते, गुजरात के 2 व्यापारियों के साथ समझौता कर लेते और गुजरात के 2 नेताओं के साथ समझौता कर लेते, तो शायद वो जेल नहीं जाते। तो मोदी जी ने तो बोला है ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ रखा, उनका गारंटी है, तो उसके मुताबिक काम चल रहा है। नहीं तो हमने ईडी तो कह रहे हैं स्वतंत्र है। हम सब जानते हैं कि ईडी या अधिकारी या कोर्ट कितना स्वतंत्र, भारत में संस्थाओं का स्वायत्तता का जो सवाल है वह कितना स्वतंत्र हम सब जानते हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ या हमारे बगल में जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, अगर यहाँ पे कोई नियुक्ति होती है तो आरएसएस के यहाँ से एक लिस्ट आती है और उन्हीं की नियुक्ति होती है। तो संस्थाओं को जिस तरह कुचला और दबाया गया है वह सब हम सबके सामने है। तो ईडी तो रट्टू तोता है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, जो गृह मंत्री जी बोलेंगे वही कर रही है। ईडी की स्वायत्तता का सवाल ही अब नहीं बचा है। ईडी जो है सरकार के इशारे पर काम कर रही है, और हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और हम सब जानते हैं यही नहीं होगा। अभी उत्तर प्रदेश में हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, अभी देखना कि उनके भी उस पार्टी के तमाम नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की। एक जैन और इत्र व्यापारी का पिछले साल उदाहरण आया था घोटाले का, वह भाजपा का कार्यकर्ता था, लेकिन उसे मीडिया 5 दिन तक प्रचारित करता रहा है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो इस तरह की बातें जो मीडिया कर रहा है, जिसे हम तथाकथित गोदी मीडिया बोलते हैं, और जो कह सकते हैं कि सरकार के इशारे पर नेताओं को, अभी सोचिए कि तमाम जो है मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने घोटाला की है, अभी जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया ने उनको अपराधी घोषित कर दिया है। तो जो भी सरकार के सामने लड़ेगा, जो आतताइयों के सामने लड़ेगा, वो बदनाम किया जाएगा। और अब बदनाम करने वालों में जो सबसे पहली लिस्ट होगी इस देश के बहुजन लीडरों की होगी। और आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन ही नहीं, तमाम लीडर जेल जाने वाले हैं लोकसभा चुनाव से पहले। चुनाव से पहले अगर तमाम नेता अगर जेल के अंदर चले जाएंगे तो फिर चुनाव कैसे होंगे सर? तो यही तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, यह अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल है जो भारत में लागू है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं रहे। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। 2024 में मोदी को करारा जवाब मिलेगा। कैसे मिलेंगे सर? 400 के पार जाने वाले हैं कह रहे हैं। अगर 400 पार जाना है तो चंडीगढ़ की तरह घोटाला करना होगा जीत में। आपके पास 20 वोट रहेंगे, आपको मिलेगा 12 वोट, क्योंकि आपका जो अधिकारी बैठा आपके 9 वोट ने। हम सब जानते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जहां भी समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी पार्टियां मजबूत हैं, वहां पे कुछ खास जातियों के वोटर लिस्ट से नाम गायब किए जा रहे हैं। पिछले चुनाव में भी यही हुआ था। हमारे तमाम विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1000, 2000, 10,000, 5,000 वोट से आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे हर विधानसभा में 10,000, 20,000 वोट काटे गए थे। मैं आ रही हूं वापस। क्या
लग रहा है आपको, जो राम मंदिर से काम नहीं चलेगा क्या बीजेपी का? जो राम मंदिर उद्घाटन के बाद ही बिहार में खेला हो गया है, अब झारखंड में की सीएम चले गए हैं, क्या लग रहा है आपको? देश की जनता असल मुद्दों पर वोट करेगी इस बार, और वो लंबे समय से 10 साल से इनको देखते देखते थक चुकी है, और वो देख रही है कि ये किस तरह से सिर्फ फालतू के मुद्दों पर भटकाए हुए हैं, और उसे असली मुद्दे चाहिए, जैसे महंगाई कम करना, और शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। जैसे रोजगार के मुद्दे पर इस बार जनता वोट करेगी और इन्हें करारा जवाब देगी। चारों तरफ मोदी मोदी हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे महंगाई? कहाँ कह रहे कि महंगाई तो है नहीं। वो चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है। वो आपने चंडीगढ़ मेयर जो चुनाव हुआ है अभी, उससे आप देख सकते हैं कि वो इंडिया गठबंधन को कितना वोट मिला था और बीजेपी को कितना वोट मिला था, फिर भी भारतीय लोकतंत्र की जो है हत्या करके इन लोगों ने अपना जीत लिया। हाँ। तो आम जनता के लिए विकल्प क्या है फिर? अगर सारे नेता अंदर हो जाएंगे तो जनता इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। भैया सभी सही है, अभी तो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी और ममता जी भी मतलब इंडिया गठबंधन के साथ ही कोऑपरेट कर रही हैं। बाकी रही नीतीश जी की बात, तो नीतीश जी को अब तो जान ही रहे हैं कि अब बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हाँ, पहले यही कह रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, अमित शाह कह रहा था कि दरवाजा बंद है, लेकिन अब चले गए हैं। अब उस बात का जवाब तो नीतीश जी देंगे कि उन्होंने इस समय में बहुजन मूवमेंट को जो है और बहुजन राजनीति को जो है किस तरह से धक्का पहुंचाया है, तो इसका जवाब जनता भी उन्हें देगी। जनता देंगे। हाँ। तो जनता के लिए विकल्प ही जब नहीं छोड़ेंगे, आप कह रहे हैं, बीजेपी खुद कह रहे हैं कि हम तो 400 पार जाएंगे, डंका बजा के, डंके की चोट पे कह रहे हैं 400 के पार जाने के बाद भी कोई सोचने वाली बात नहीं है कि जनता पसंद करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे ना तो जनता अपने जो महंगाई के मुद्दे से, बेरोजगारी के मुद्दे से परेशान है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये मीडिया जो आपको दिखा रहा है वही असली चरित्र नहीं है। जैसा कि बता रहे थे हमारे पहले वाले जो वक्ता हैं कि हर जगह ये वोटर लिस्ट से जो हमारे वोटर होते हैं उनका नाम हटा देते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स वोटर हों, चाहे वो और जो समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसी पार्टियों के साथ जो वोट करते हैं, जो उनके ट्रेडिशनल वोटर, उनका नाम हटा देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी वही देखने को मिला था, कोई 20 वोट से हार रहा है, कोई 50 वोट से। कई दफ़े तो मतलब जो प्रत्याशी होता है वो जीत जाता है, उसकी घोषणा नहीं करते, दोबारा से रिकाउंटिंग कराते हैं, कुछ वोटों को गिनते नहीं है। तो इस तरीके से स्वायत्तता का जो सवाल है, जितने सारे जो हमारे यहाँ के जो संगठन है या जो जितनी भी जो एजेंसीज है उसका एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि इन्होंने बोला था कि हम रीजनल पार्टियों को देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या वंशवाद का जो एग्जाम्पल देते हैं कि ये डायनास्टिक पार्टीज है। लेकिन आप अगर बीजेपी में देखेंगे तो हर तरह से डायनास दिखेगा। इवन जो आपके नेशनल जो इनके जो हेड है, जो नड्डा साहब हैं, उनके पिताजी भी उसमें थे। जय शाह का एग्जाम्पल देखिए। तो ये बस रीजनल पार्टी को धमकाने का तरीका है, ईडी और सीबीआई का डर दिखा के, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से डर जाए और इनका मुकाबला ना कर सके। और जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है तो अभी भी सीट शेयरिंग अभी चल रहा है, टॉक्स चल रहे हैं। तो अभी तो चुनाव का डेट भी नहीं आया। तो मेरे ख्याल से सब ना राम मंदिर का जो मुद्दा था वो आस्था का मुद्दा था, ठीक है। राम से प्यार हर किसी इंसान को है यहाँ पे, जो भी यहाँ के ट्रेडिशंस में, जो भी यहाँ पे जो हिंदू जो अपने आप को कंसीडर करते हैं, वो राम को अपने हृदय में बसाते हैं। उनके लिए मंदिर का मुद्दा उतना नहीं है, वो आस्था का मुद्दा ही नहीं है, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे थे ये बीजेपी वाले। लेकिन अब देखिए चुनाव आ रहा है और चुनाव में जो वाजिब मुद्दे हैं, जैसे हमारे राज्य की बात कर ली, वहाँ सिंचाई का मुद्दा है, वहाँ रोजगार का मुद्दा है। और जनता को जब रोजगार असली में मिला है, जैसे मेरे घर में ही 2 बहनें हैं, मेरी दोनों को अभी टीचर में नौकरी मिली है, तो वो उस चीज़ को देख के वोट करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये राम मंदिर के बेसिस पे कोई वोट होने बिल्कुल विपक्ष बचा रहेगा। हम सब ने, हमारे पास उदाहरण है कि जब इमरजेंसी भारत में लागू हुई थी तो समाजवादियों ने इसका डट कर मुकाबला किया था। जब आप देखेंगे कि 90 के दशक में जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, तब भी समाजवादियों ने संघियों का और कह सकते हैं कि भाजपा के लोगों का और कांग्रेस के लोगों का भी, जो भी विपक्ष में उस समय थे लोग, और कह सकते हैं जो विरोधी थे, जो सामाजिक न्याय के विरोधी थे, उनका डट कर मुकाबला समाजवादी लोगों ने किया था। इस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश और बिहार यह तय करेगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर मोदी को रोकना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर समाजवादी पार्टी और आरजेडी को बहुत, इंडिया अलायंस को अच्छा करना होगा। आप जो एक और सवाल पूछ रही थी कि यहाँ तो अलग अलग राय रखते हैं लोग, अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं या ममता जी कुछ बोल रही हैं, तो बात यही है कि वहाँ एक तानाशाह बैठा हुआ है जो सिर्फ वो बोलता है। अगर कोई बोलेगा तो उसके घर ईडी सीबीआई पहुंचेगी, वो जेल जाएगा। इसीलिए वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए हमारे यहाँ देखेंगे कि सबकी अलग अलग राय है, लेकिन हम इकट्ठा हैं और मिलकर और डट कर मुकाबला करेंगे। एक मोदी सब में भारी है सर।
नहीं, मोदी सब पर भारी नहीं है। मोदी को 10 साल जनता ने बहुत दिया था, उन्होंने सिर्फ राशन बांटा है। और कुछ कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि हम सब ने, जो मैंने पुराना उदाहरण जो आपको दिया है कि अभी अखिलेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कन्नौज के अंदर ऐसे लोग पाए गए, बहुत सारी महिला और पुरुष, जो उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में, लेकिन वो जिंदा हैं। वोटर लिस्ट में वो कह दिया गया ये लोग मर गए हैं, लेकिन आप देखिए को जिंदा हैं। तो चुनाव बीजेपी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीत रही है। हम सब ने कल देखा कि जिस तरह ईवीएम का सवाल, जनता को अविश्वास है। अगर किसी भी भारत के किसी भी नागरिक को अगर अविश्वास है किसी चीज़ में, तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको विश्वास मिले। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि कल ही जो मुद्दा उठा है ईवीएम का, कल क्या लंबे समय से इसकी लड़ाई चल रही है, लेकिन लगातार जनता अविश्वास कर रही है। तो ईवीएम भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी, हम सब और बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में जिस तरह से आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आज ज्ञानवापी की बात की जा रही है, तो ऐसे में अगर भारत का एक भी नागरिक अगर असहज महसूस कर रहा है किसी, सरकार का काम मंदिर मस्जिद नहीं है, सरकार का काम शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा है। सरकारों को इस पर काम करना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया था और बिहार के अंदर आरजेडी की जब सरकार थी, तेजस्वी जी ने करके दिखाया। तो सरकारों का काम है चिकित्सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना, बेरोजगारी को कम करना। लेकिन इस सरकार के जिम्मे सिर्फ मंदिर मस्जिद है, और हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है। हमारी लड़ाई है भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतरी। इसीलिए समाजवादी लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ लोग, आपने सुना है इन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले क्या विपक्षी दल का जो नेता है क्या जेल के अंदर होने वाले हैं, क्या ईडी सीबीआई विपक्षी दल के पीछे लगे हुए हैं। जो विपक्ष का यही कहना है, जो जनता का मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा से लेकर तमाम मुद्दे को जनता का है। जनता नौकरी मांग रहे हैं लेकिन लाठियां खा रहे हैं। आप खुद समझिए कि क्या कुछ होने वाला है। जब सत्ता में जो बैठे हुए उनको मंदिर मस्जिद जात धर्म से जब वोट मिलेंगे तो आपका मुद्दा आखिर में उठाएंगे कौन।